अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि उर्दू मीडियम के ज़्यादातर लोगों को टेट क्वालिफाई करने में मदद हासिल हो सके, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत कम वीडियोस अवेलेबल है उर्दू मीडियम वालों के लिए। और टेट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीचिंग फील्ड वालों के लिए। जो ऑलरेडी टीचर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कंपलसरी हो गया है। तो यही मेरा मकसद है कि मैं कुछ मदद कर सकूं। मैंने एपी के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों टेट क्वालिफाई किए हैं और सेंट्रल सिलेबस के सी टेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसका सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर 1 का सिलेबस है ये, जो एसजीटी वालों के लिए कंपलसरी है। सो एपी टेट पेपर 1 सिलेबस जो है, क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स 150 मार्क्स होंगे। इसका मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क। ड्यूरेशन जो है, टाइम जो है वो 2 आवर्स और 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट होंगे। क्लासेस ये इसके लिए जो सिलेबस पढ़ना होगा हमें, वो क्लासेस 1st क्लास से 5th क्लास तक पढ़ना होगा। सो ये सिलेबस है और इसमें सिलेबस में पार्ट 1 जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी है, यानी कि बच्चे की नशोनुमा और फ़ने तदरीस। ये 30 क्वेश्चन आएंगे जो 30 मार्क्स के होंगे। फिर पार्ट 2 जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज है, ये ऑप्शनल है। तो उर्दू मीडियम वाले ज़्यादातर लोग उर्दू लेते हैं, इसलिए मैंने उर्दू लिखा है। इसमें हम चाहें तो दूसरे लैंग्वेजेस भी ले सकते हैं। नंबर ऑफ़ MCQs, मतलब क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, 30। कितने मार्क्स के लिए होंगे, 30। पार्ट 3 में जो है वो लैंग्वेज 2 है, जो कि कंपलसरी है और सबको कंपलसरी ये अटेंड करना ही है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, कंपलसरी लैंग्वेज। ये भी, इसमें भी 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो 30 मार्क्स के लिए होंगे। फिर पार्ट 4 में मैथमेटिक्स है। सो मैथमेटिक्स 1st क्लास से लेकर 5th क्लास तक हमें पढ़ना होगा। इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। फिर पार्ट 5 जो है वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, जिसमें कि हमें साइंस और सोशल साइंस पढ़ना होगा। इसमें भी 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स के लिए होंगे। तो टोटल हमें जो पेपर मिलेगा वो 150 MCQs और 150 मार्क्स का होगा। तो चलिए हम अपना लर्निंग शुरू करते हैं। पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी से शुरुआत करेंगे, बच्चे की नशोनुमा और फ़ने तदरीस। तो इसका इंट्रोडक्शन ये है कि साइकोलॉजी को इल्म नफ्सियात कहते हैं, आप सबको पता है। ये जो वर्ड साइकोलॉजी है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। इसे 2 यूनानी लफ्ज़ों से, अल्फाज से माखिज़ है। इसमें 2 वर्ड्स हैं, साइकी और लोगोस। सो साइकी का मतलब होता है, साइको नहीं है ये, साइकी है, याद रखिए। साइकी का मतलब होता है रूह और लोगोस का मतलब होता है मुताला। तो इससे हमें क्या डेफिनेशन मालूम पड़ती है कि साइकोलॉजी जो है वो रूह का मुताला है, स्टडी ऑफ सोल। ये जो है वो अरिस्टोटल ने दिया था अपनी बुक डी एनिमा में। तो सबसे पहले इसे रूह का मुताला कहा गया, किसके ज़रिए, अरस्तू के ज़रिए। तो सब लोगों ने इसके खिलाफ, मतलब किसी को भी ये कबूल नहीं था। क्यों? क्योंकि रूह को कोई देख नहीं सकता, रूह की नौइयत क्या है, रूह का हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद इसे दिमाग का मुताला कहा गया, स्टडी ऑफ माइंड। किसने कहा? विलियम जेम्स ने। तो विलियम जेम्स ने कहा कि ये दिमाग का मुताला है, जिसे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? सेम वही मतलब है कि हम दिमाग को मेजर कैसे करेंगे, दिमाग को देखेंगे कैसे, और दिमाग के बारे में हम जानेंगे कैसे। तो इसलिए किसी ने भी इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद विलियम वुंड ने इसे शऊर का मुताला कहा, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर इसे भी रिजेक्ट कर लिया गया, क्योंकि जो साइकोलॉजी है ये सिर्फ शऊर का मुताला नहीं है, इसमें लाशऊरी का भी मुताला होता है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में लाशऊरी का मुताला होता है। हम जब सोते हैं तब हमारा माइंड कॉन्शियस या शऊर में नहीं होता, तब उसका भी मुताला होता है। जो लोग शराब वगैरह पीते हैं या जो दिमागी तौर पर अनस्टेबल होते हैं, उनके अंदर शऊर कहाँ होता है, वो लाशऊर होते हैं, फिर भी हम उनका मुताला करते हैं। इसीलिए ये डेफिनेशन भी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद जेबी वॉटसन ने कहा कि ये इंसानी बर्ताव का मुताला है। तो हम बर्ताव को मेजर कर सकते हैं, बर्ताव को देख सकते हैं, उसे स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए इस डेफिनेशन को सब ने एक्सेप्ट किया। तो
इसीलिए हम साइकोलॉजी को कहते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या इंसानी बर्ताव का मुताला ही इल्म नफ्सियात है। वुड्सवर्थ का बहुत फेमस कॉल है कि साइकोलॉजी ने पहले अपनी रूह को खोया, फिर अपने दिमाग को खोया, फिर अपने शऊर को खोया और आखिरकार वो अपने किरदार पर रही। अब हम इसकी तारीख के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। तो पहले जो है साइकोलॉजी फिलॉसफी का ही एक पार्ट था, उसे फिलॉसफी में ही एक साइकोलॉजी एक पार्ट था, उसे अलग साइंस नहीं माना जाता था। तो जो माहिर फ़िलसफ़ा थे जैसे कि अरस्तू, सुकरात, अफलातून, ये सब लोग जो है नफ्सियात के बारे में उन्होंने बहुत सारी थियरीज दी और इनके मुताबिक इल्म रूह ही नफ्सियात है। उसके बाद विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के शहर लिप्जिग में पहली साइकोलॉजी लेबोरेटरी कायम की। उन्होंने इंसानी तजुर्बात और एहसासात की पैमाइश की। तब से साइकोलॉजी को एक अलग साइंस का दर्जा दिया गया। तब से मतलब 1879 के बाद से हम साइकोलॉजी को एक अलग साइंस की तरह पढ़ते हैं। उसके पहले जो है वो फिलॉसफी का ही एक हिस्सा था। तो अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम जानेंगे। फादर ऑफ साइकोलॉजी या फिर हम कह सकते हैं कि नफ्सियात के बानी कौन है? विलियम वुंट। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, जो जदीद साइकोलॉजी के बानी भी कौन है? विलियम वुंट। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी तालीमी नफ्सियात के बानी कौन है? पीएल थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक इसीलिए बानी माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने लर्निंग में, एजुकेशन में, लर्निंग में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स किए। नफ्सियात की कुछ तारीफ़ें देखेंगे, डेफिनेशंस। तो पहली तारीफ़ एडविन जी बोरिंग की तरफ से है। बकौल एडविन जी बोरिंग, इंसानी फितरत का मुताला करने वाली साइंस ही नफ्सियात है। उसके बाद दूसरी तारीफ़ गेट्स के ज़रिए दी गई। तो बकौल गेट्स, उज़ूयाती किरदार की तशरीह करके आम उसूलों को मालूम करने वाली साइंस ही नफ्सियात है। अब हम कुछ मशहूर माहिर नफ्सियात के बारे में जानेंगे। तो जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ वही बोलूँगी। देखिए, पहले जो है हम पहले सुकरात के बारे में पढ़ेंगे, फिर अफलातून के बारे में, फिर अरस्तू के बारे में। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सुकरात जो है उसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि उन्होंने एक बयान दिया था, एक कॉल दिया था कि जो मालूमात रूह में छुपे रहते हैं उनको कोशिश कर कर हम बाहर निकाल सकते हैं। तो सुकरात, उसके बाद अफलातून। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट माहिर नफ्सियात के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ वही डिस्कस करूँगी मैं। देखिए, सबसे पहले हमें सुकरात के बारे में पढ़ना है, फिर अफलातून के बारे में, फिर अरस्तू के बारे में। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। सुकरात का जो है एक बहुत मशहूर कॉल है, जो मालूमात रूह में छुपे रहते हैं, कोशिश के बाद उन्हें हम बाहर निकाल सकते हैं। तो सुकरात जो है वो अफलातून का उस्ताद था, इसलिए हम पहले सुकरात के बारे में पढ़ेंगे। इसका शागिर्द कौन था? अफलातून। देखिए, वो सुकरात का तालिब इल्म था। इनका जो कॉल है क्या है कि दिमाग जहन में दिलचस्पियाँ दिल में, ख्वाहिशात मैदे में रहती हैं। ये इनका कॉल है। उसके बाद और दूसरा कॉल क्या है इनका? बहुत मशहूर कॉल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तालीम इंसान के अंदर अच्छाई ढूंढ निकालने की कोशिश है, मतलब गुडनेस आउट ऑफ ए पर्सन। अफलातून ने जो है एक मदरसा कायम किया था, उस मदरसे का नाम क्या था? जिम्नेशिया। अफलातून की जो मशहूर किताबें हैं वो 3 हैं, प्रोटागोरस, लॉस और द रिपब्लिक। ओके, उसके बाद इसका ये जो है उस्ताद था, इनका शागिर्द ये थे, इनके शागिर्द अरस्तू थे। तो अरस्तू को अरिस्टोटल कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फेमस माहिर नफ्सियात हैं। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। अफलातून का तालिब इल्म था। इनके मुताबिक क्या था कि इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉल है कि इन्होंने बच्चे के जहन को टबुला रासा कहा। टबुला रासा का मतलब क्या होता है? एक खाली तख्ता। मतलब बच्चे का जहन जो है खाली तख्ता है, उस पर हम जो लिखेंगे वही आएगा, वो खाली तख्ता है। तो इसका मतलब है कि माहौल और उनके माँ बाप या टीचर जो उनको सिखाएंगे बच्चे वही सीखते हैं।
उसके बाद इनकी जो किताबें हैं बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, पर्वतरालिया, डी एनीमा, एथिक्स और पॉलिटिक्स। इसके बाद रूसो भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इनको फादर ऑफ नेचुरलिज्म कहते हैं। उनके मुताबिक जो है तालीम लर्निंग बाय डूइंग यानी कर कर सीखने का अमल है। तो इन्होंने कर कर सीखने को या लर्निंग बाय डूइंग को बहुत बहुत अहमियत दी। इल्म के ज़रिए इक्तिसाब है इनका नारा, कुदरत की तरफ लौटो मतलब गो बैक टू नेचर। तो वो नेचर के बहुत ज़्यादा हामी थे, इसीलिए उनको फादर ऑफ नेचुरलिज्म भी कहते हैं। इसके बाद जो है पेस्टोलॉजी है। पेस्टोलॉजी के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने मालूम से नामालूम की तरफ इल्म तालीम होनी चाहिए, इस पर ज़्यादा जोर दिया। और ये अमल के ज़रिए इक्तिसाब यानी हमें जो लर्निंग बाय डूइंग कह सकते हैं इसे भी हम, इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं यानी जदीद तालीम के बानी। उनकी एक किताब बहुत मशहूर है जो उन्होंने 1780 में लिखी थी। उस किताब का नाम था एन इवनिंग ऑफ हर्मिट। उसके बाद फ्रॉबेल है। फ्रॉबेल के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो किंडरगार्टन मदरसे के बानी हैं। किंडरगार्टन जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसके बानी जो है फ्रॉबेल ही है। हर्बर्ट जो है वो जर्मनी के रहने वाला था और इन्होंने जो मंसूबा सबक के मदारिज तय किए यानी लेसन प्लान के जो स्टेप्स होते हैं वो हर्बर्ट की देन है। उसके बाद मारिया मोंटेसरी, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि इन्होंने चिल्ड्रन हाउस एक मदरसा कायम किया और ये कुन जहन बच्चों की डॉक्टर थी। सो मोंटेसरी स्कूल्स कहते हैं। मोंटेसरी स्कूल्स की बानी कौन है? मारिया मोंटेसरी। उसके बाद जॉन डीवी, ये एक अमेरिकन थे। इनको फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, बाबा अफादियत। ये प्रैग्मेटिज्म वगैरह क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इनके मुताबिक जो है जो मौल्लिम की हैसियत सिर्फ एक गाइड या रहनुमा की है बस, यानी मौल्लिम को जो है तालिब इल्म को सिर्फ गाइड करना है। इनकी इम्पॉर्टेंट किताबें हैं जिनमें डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं सर फ्रांसिस गाल्टन। गाल्टन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि ये तवारिस का हामी नफ्सियातदां हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कहते थे कि माहौल कैसा भी दो लेकिन बच्चों के ऊपर, बच्चों का जो कैरेक्टर है या बिहेवियर है, जो किरदार है वो पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? उसके तवारिस के ऊपर। यानी उनके माँ बाप जैसे होंगे बच्चा वैसा होगा, भले आप उनको कैसा भी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो। तो इनकी मशहूर किताब जो है वो हेरिडिटी जीनियस है। सेकेंड किताब ये है एन इंक्वायरी इनटू ह्यूमन फैकल्टी एंड इट्स डेवलपमेंट। उसके बाद देखिए विलियम वुंट, इनके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इनको जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी या बाबाए नफ्सियात कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी लिप्जिंग शहर में कायम की थी। उसके बाद देखिए स्टैनली हॉल आते हैं। स्टैनली हॉल को जो है चाइल्ड साइकोलॉजी, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बच्चे की नफ्सियात के बानी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया? वुंट के ज़रिए किए गए तजुर्बात को बच्चों के ऊपर किया। मतलब वुंट ने जो है एडल्ट्स के ऊपर या बड़े लोगों के ऊपर जो तजुर्बात किए, स्टैनली हॉल ने ऐसे ही तजुर्बात बच्चों के ऊपर किए। उनकी एक किताब, मशहूर किताब क्या है? द कंटेंट ऑफ चिल्ड्रंस माइंड। उसके बाद विलियम जेम्स आते हैं। विलियम जेम्स का भी जिक्र मैंने ऑलरेडी किया है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किताब लिखी है इन्होंने और इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है। उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने साइको एनालिटिकल थियरी दी थी और एबनॉर्मल लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने ईगो और सुपर ईगो का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था और इन्होंने, इनकी जो मशहूर किताब क्या है? एन इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। आज के लिए बस इतना ही। अगला लेक्चर हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको और अपडेट्स मिलती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं।